टीजीटी की और पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। पीजीटी और टीजीटी दोनों में केमिकल बॉन्डिंग से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर ये जानिएगा कि ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये हम आपको बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। PYQ है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए यहाँ पर भी आपको कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन उल्टे चलेंगे, हम लोग यहाँ से चलेंगे, यानी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। चलिए, हम बताएंगे कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। तो पहले आपको बताएंगे कि NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये करेक्टली मैच्ड है। PCl5 में भी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होती है, ये भी करेक्टली मैच्ड है। और यहाँ पर SO3 में भी अगर हम लोग SO3 को देखें तो SO3 के अंदर भी आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 ही होती है। देखो sp2 ही होती है, क्योंकि एक सिग्मा एक, यानी कि ये भी करेक्टली मैच्ड है। ClO3 को अगर हम लोग देख लेते हैं, Cl पे O कितने हैं आपको यहाँ पर एक ये O दिखाई दे रहा है, आपको एक O ये दिखाई दे रहा है और एक आपको ये O दिखाई दे रहा है, मतलब ये इस तरीके से होगी और एक बचेगा इसके ऊपर लोन पेयर। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं तो यहाँ पर आपको बताऊंगा ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा, एक लोन पेयर बचेगा, यानी कि 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस पर आएगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली मैच्ड नहीं है। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए वो sp3 आनी चाहिए। तो है ना क्वेश्चन अच्छा। तो जरूर ऐसे क्वेश्चंस को आप किया करिए। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को अगर करते रहेंगे तो इनसे हमारी परफेक्टनेस भी बनी रहेगी। तो बेहतर क्वेश्चन की शुरुआत आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरीके से ये लिखा जाता है, ऐसे करके भी लिखा जाता है, तो आप ये जानिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हम इसको देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, सीरीज डिफरेंट है, आपको इसी तरीके से अलग अलग जगह से उठाए गए हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन अगर हम 19 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आप जानिए कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नहीं, इंट्रा होती है। तो पहला ही इनकरेक्ट हो गया। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है, बिल्कुल सही है। बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन मेटा, ये भी सही है। इट्स वेपर प्रेशर इज हायर, बिल्कुल सही है। तो यानी पहला वाला ही ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ये ही इनकरेक्ट है। इंटरमॉलिक्यूलर नहीं होती, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा मॉलिक्यूलर होती है। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है साथियों। और आपको बताएंगे कि इंटर पैरा में होती है और पैरानाइट्रोफिनॉल में, ऑर्थो में नहीं होती है। तो ये आपका हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, तो ऑप्शन हमारा यही 19 वाले में सही हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, अगर आप चाहते हैं इंटरेस्ट रखना तो जरूर ऐसे क्वेश्चन करिए। द डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन सा है। तो देखो O2 पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि यहाँ पर आप जानिए लास्ट में सिग्मा सिग्मा 2p z, ठीक है, ये सिग्मा 2p z 2, फिर पाई 2p x1 और पाई 2p y1 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो मतलब ये इसका कन्फिगरेशन है। तो ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। ये वाला N2 जो होता है ये डायामैग्नेटिक हो जाता है। डाया क्यों डाया हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है आपका, अगर आप इसे नोट करेंगे तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर पहले ये वाली ऑर्बिटल आ जाएगी, तो ये भर जाएंगी। यहाँ पर पाई टू पी एक्स इज 2 इज इक्वल टू पाई 2p y2 और सिग्मा 2p z2 हो जाता है। तो ये ऑलरेडी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही आंसर अब डाया पूछा है, तो फिर ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमको यहीं पर रोके रहना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि अल्फा हेलिक्स प्रोटीन किसके थ्रू स्टेबलाइज होता है। आपने देखा होगा कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके का
जैसे कि आपकी बाइंडिंग होती है वैसे ही होती है, और इनके बीच में जो यहाँ पर बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड बनता है ये N से N, मान लीजिए NH है और ये H O से बॉन्ड, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिम्मेदार होती है। तो यहाँ आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लगा लीजिएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। इसके बाद चले आते हैं ये वाला क्वेश्चन, विच आयन पॉसेस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात यहाँ पर आ रही है तो टोटल ऑर्बिटल्स आनी चाहिए हमारे पास में 6। तो यहाँ पर आप देखेंगे ICIF6 नेगेटिव BrF2, तो इनमें तो क्या कंडीशन, I का आउटर मोस्ट तो एक यहाँ पर बॉन्डिंग हो गई क्लोरीन से, यहाँ पर हो गई। अब इसके पास 1 2 तो यूज हो गए, इसके बाद 3 4 5 6 और 1 7 8। तो इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ देखें तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसी तरीके से ये भी कंडीशन लगभग सेम ही कंडीशन मानी जाएगी। इस कंडीशन में भी वो चीज नहीं आएगी, लेकिन IF7 में अगर हम लोग IF6 नेगेटिव में देखते हैं तो IF6 नेगेटिव अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा, आई ऐसे दिखेगा। F के चारों कॉर्नर पर आप दे दीजिए, इस तरीके से 4 हो गए और आपका ये 5वां हो गया और ये आपका 6ठा हो गया। एक नेगेटिव होने के कारण एक, मैं इलेक्ट्रॉन भी आपको दिखा देता हूँ, 7 होते हैं आउटर मोस्ट, 1 2 3 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, ठीक है, 6 ये हो गए। तो इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन आपके ये हो जा रहे हैं और इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन 7 इसके आउटर मोस्ट में, तो एक नेगेटिव लग गया, तो इसका मतलब इस पर एक लोन पेयर भी आ जाएगा। तो यहाँ 4 और 2 6 IF6, और नेगेटिव पर अगर हम लोग देखेंगे तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हमारी आ जाएगी। यहाँ ध्यान दीजिए, विच ऑफ द आयन पजेस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 1 4 और 2 6 आनी चाहिए। चलिए इसका मतलब है अभी यहाँ पर हमें लग रहा है एक लोन पेयर है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, तो sp3d3 आ रहा है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन। रुक जाइए, अभी इसका आंसर में थोड़ा सा डिस्टरबेंस लग रहा है, रुक जाइए आप। इसके बाद ICl4 चेक कर लेते हैं। ICl4, अभी इस पर नहीं जाइएगा। ICl4 में I में कितने हो गए, Cl4 एक हो गया यहाँ, एक हो गया यहाँ, और एक हो गया यहाँ, और एक आपका यहाँ हो गया, और एक नेगेटिव, यानी 1 2 3 4 4 हो गए, और एक लोन पेयर 5, और एक नीचे भी लोन पेयर बचेगा। देखो 4 2 6 और एक 7, ठीक, यही ऑप्शन हमारा आएगा। वो ऑप्शन ये sp3d3 में जा रहा है, ये ऑप्शन sp3d3 में जा रहा है। sp3d2 में हाइब्रिडाइजेशन देखनी है तो हम एक बार sp3d2 का स्ट्रक्चर ये वाला ICl4 नेगेटिव का बना लेते हैं। देखिए I हो गया हमारा ये, ठीक है, और Cl हमने चारों तरफ लगा दिया, ये हमारा Cl हो गया, एक Cl एक Cl एक Cl एक Cl, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक ऊपर बचा, यानी कि लोन पर 4 2 6 हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन होता है 7 और साथ में एक नेगेटिव, तो उसका इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मतलब हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारा आंसर जो आएगा वो आंसर हमारा ICl4 नेगेटिव आएगा। तो ऑप्शन आप ये वाला रखिएगा, ना कि ऊपर वाला, ठीक है, इस वाले को नहीं। इसके अंदर sp3d3 आ रही है और इसके अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, चेक भी कर लीजिएगा। दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं, दूसरा तरीका भी सुन लीजिए। अगर आप H वाला फार्मूला भी लगाएंगे ना, H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A वाला भी लगाएंगे तो इससे भी निकल आएगा। हाफ ले लिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, मोनोवैलेंट यहाँ पर 6 जुड़े हैं, इसके ऊपर कैटायन है नहीं, एक एनायन है, तो 14 हो गए, और 14 डिवाइडेड बाई 2 तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d3 में ही आएंगी। और अगर ICl4 को नेगेटिव वाले को लगा लेते हैं तो ICl4 वाले में यहाँ पर हाफ हाफ हो गया, और V मतलब बैलेंस 7 हो गए, और 4 ये जुड़े हैं, और 4 ये मोनोवैलेंट 4 हो गए, ठीक है, माइनस कैटायन है नहीं, एक एनायन है, तो ये आपका 7 5 12 हो गए, 12 और 7 और 1 5 12 हो गए, 12/2, इसका मतलब 6 का मतलब हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो है ना। दोनों फार्मूले से आप चेक कर लीजिए, आंसर आपका यही बी ही आएगा। कंफर्मेशन के साथ आप आगे बढ़ लेते हैं। सिलेंड्रिकल का मतलब होता है लीनियर शेप से मतलब होता है, सिलेंड्रिकल मतलब लीनियर शेप होता है, सिलेंड्रिकल मतलब क्या हुआ, लीनियर शेप हो गया। अब यहाँ पर इथाइन मॉलिक्यूल को देखेंगे तो ये इथाइन मॉलिक्यूल हमारा
इस तरीके का सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल होता है, तो इसको 180 डिग्री का एंगल होता है। और हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, केवल sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ध्यान दीजिए सिलेंड्रिकल इसी को बोला जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, अमंग द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया और हाइड्रोनियम आयन, यानी कि अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये अमोनिया का हो गया, अमोनिया में इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ये अमोनिया का हो गया, और ये हमारा हाइड्रोनियम आयन का हो गया। हाइड्रोनियम आयन में भी टेट्राहेड्रल ही बनता है, लेकिन कैसे बनाएंगे वो आपको बताएंगे। यहाँ पर H प्लस दिखा दीजिए, और इसके बाद एक H ये हो गया, एक H ये हो गया, एक H ये हो गया, H3O, और एक निगेटिव लोन पर दिखाना पड़ेगा। 1 मिनट का समय दीजिए। H3O है ना, तो इसका मतलब हुआ हमारे पास में O यहाँ आ जाए, और एक H प्लस दिखाएंगे इस तरीके से, एक H ऐसे दिखाएंगे, एक H ऐसे, और 1 2 3 4 5 6 एक लोन पर ये आ जाएगा। तो अब बात यहाँ पर क्या आ रही है, ऑल द नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमोनिया आर इक्वल इन लेंथ एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये तो सही है। ऑल OH बॉन्ड इन H3O पॉजिटिव आर इक्वल इन लेंथ एंड स्ट्रेंथ, ये भी ठीक है। नाइट्रोजन इन अमोनिया एंड ऑक्सीजन इन बोथ आइटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है। ठीक, तो नंबर ऑफ द लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम इज ओनली 1। ठीक है, 1, बट इन 2 इन केस ऑफ H3। बिल्कुल, यानी अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूँ, लोन इनकरेक्ट की बात कर यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछा है, तो यानी कि लोन पेयर अमोनिया में तो एक है, ये बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ भी एक ही बचा है, इज 2। यहाँ 2 तब होते लोन पेयर जब ये वाला इन्वॉल्व नहीं होता, तो यही स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर बॉन्ड। तो आपको बताएं जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर का डिफरेंस ज्यादा आएगा वहीं पोलैरिटी आएगी, यानी कि more is the difference, more is the more is the difference, more is the more is the power of polarity, more is polarity कर दो, more is the polarity हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस इन्हीं में सबसे ज्यादा आएगा, तो पोलैरिटी भी इन्हीं में सबसे ज्यादा आ जाएगी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। देखिए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पर P हो गया, ये O हो गया, यहाँ पर आपका OH हो गया, यहाँ पर आपका OH हो गया, यहाँ पर OH। 3 PO बॉन्ड है इसके अंदर, देखो PO, 3 PO बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, देयर आर, यानी कि करेक्ट ढूंढना है, देयर आर 3 OHP बॉन्ड, बिल्कुल यही सही होगा। यहाँ पर 3 OHP बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, एक OHP बॉन्ड ये दिख रहा है, एक OHP बॉन्ड ये दिख रहा है, एक OHP बॉन्ड ये दिख रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। देयर आर 3 PO बॉन्ड यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो आपका देयर आर 3 POH बॉन्ड हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NH3 मॉलिक्यूल बेस्ट पर थ्योरी प्रेडिक्ट द, ये NH बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, एक्चुअली में एक्सपेक्टेड टेट्राहेड्रल से हो जाता है, कम हो जाता है, 107 डिग्री का एंगल बन जाता है, जबकि होना 109.5 डिग्री का चाहिए था। मोर देन द एक्सपेक्टेड नहीं कम हो जाता है, तो मोर देन द एक्सपेक्टेड ऑफ द टेट्राहेड्रल की जगह लेस देन हो जाना चाहिए, तो हमारा लेस भी होगा। अगर मॉलिक्यूल का शेप भी बना करके आप चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्सन की वजह से एंगल 107.5 डिग्री में चला जाता है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PCl5 मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, तो आपको बताएंगे। ये हमारा P हो गया, यहाँ पर एक Cl हो गया, एक Cl ये हो गया, एक Cl ये, एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया, तो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप मानी जाती है, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आती है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत बेहतर क्वेश्चन है। ClF3 मॉलिक्यूल को टी शेप बोला जाता है, तो अगर मैं ClF3 मॉलिक्यूल बताऊंगा तो आपको टी शेप ऐसी दिखाई देगी, देखो ये टी शेप बोलते हैं, इस पे रहता है एक लोन पेयर,
ठीक है। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे बनाते हैं तो अब आप हाइब्रिडाइजेशन को नोट करना चाहें तो हाइब्रिडाइजेशन भी आप नोट कर सकते हैं। इस पे sp3 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा आ गया, यानी ClF3। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम नोट करें तो 4 सिग्मा बॉन्ड है हमारे, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई हमारी यहाँ पर एक दो तीन सिग्मा और 4, तो 4 में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा आएगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का आएगा। किसी ने यहाँ sp3d लगा रखा है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, टी शेप बोली जाती है इसको, ClF3 के मॉलिक्यूल को। लोन पर देख लेते हैं कितने बचते हैं, रुक जाइए, कहीं ऐसा तो नहीं लोन पर 1 2 3 4 5 6 7, नहीं सही है, sp3d ही आएगी। लोन पर एक और एक्स्ट्रा है इसके ऊपर, हम लोगों ने लोन पर थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, रुक जाइए, लोन पर इसको सेट कर देते हैं, लोन पेयर हम बना देते हैं दोबारा। ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, यहाँ पर लोन पेयर ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे और एक F ऐसे आ जाएगा, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगी। शेप बिल्कुल सही, यही आंसर आएगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ही आएगी, क्योंकि 2 लोन पेयर इस पे ऑलरेडी है। यहाँ नोट कर सकते हो, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, और सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो मतलब 3 सिग्मा हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, टोटल यहाँ पर 5 हो गया, तो sp3d ही है निश्चित, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है। चलिए सही लगाया गया जिसने भी लगाया है। इसके बाद चल लेते हैं द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ s ऑर्बिटल इन द sp, तो sp में 50% होता है। इसके बाद यहाँ s करेक्टर जो होगा वो 33% लगभग होगा, 33%, तो यहाँ लगभग 25% के आसपास होगा, तो ऑप्शन हमारा 50 हो गया। और आपका 3 यहाँ 1/3 यानी कि लगभग sp2 में हो जाएगा, सॉरी sp2 में हम लोग बात कर लेते हैं, sp में हो गया 50% ये, 50% ये हो गया। ठीक है, sp2 में चलिए, तो यहाँ पर 1/3 हो गया ना, 1/3 करेक्टर हो गया, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ 33 पॉइंट कुछ ये अगर करेक्टर, क्योंकि रिमेनिंग बाकी करेक्टर ये हो गए, और जबकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन चलेंगे तो यहाँ पर s करेक्टर जो है 3 करेक्टर हो जाएंगे आपके p के, और ये 25% बचेगा, तो जो आंसर होगा वो 50 33 और 25% वाला सही होगा। ठीक है, तो यहाँ नोट कर लीजिए, वैसे भी आपको तरीका बता दे, s प्लस पी इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 से डिवाइड कर दीजिए 100 को, आपको पता लग जाएगा s करेक्टर कितना है। और यहाँ पर s प्लस 2p है, यानी कि px होगा और py होगा, तो इसका मतलब ये आपका हो गया मतलब 1/3 हो गया, तो यहाँ पर हमें लोगों को 1/3 पार्ट हो गया। ठीक, 1/3 पार्ट हो गया, और इसका मतलब है इसको 3 से डिवाइड कर देंगे टोटल वैल्यू को, और sp3 में यहाँ पर 1/4 पार्ट हो गया, तो ये 25वां पार्ट है। ऐसे करके भी निकाल सकते हो, निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, वैसे याद भी करिए ज्यादा बेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको पता होना चाहिए, लिक्विड अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। चेक करा देते हैं आपको, यहाँ पर अगर आप चेक करिए तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OOH, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पर भी आप देखिए C, और यहाँ पर OH ले लीजिए, और यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर R, इसमें भी आपका वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इन दोनों के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब बात आती है लिक्विड अमोनिया और लिक्विड HNO3 की, तो देखिए लिक्विड HNO3 लिक्विड अमोनिया, अगर लिक्विड अमोनिया की बात करते हैं, एक्वस नहीं है, लिक्विड अमोनिया है, तो इसके मॉलिक्यूल आपस में बाइंड अप हो जाएंगे किसके, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। यानी कि अगर मान लो ये मैंने H लिया, ये H लिया, ये H लिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, लिक्विड HNO3 की अगर हम लोग बात देखते हैं, लिक्विड HNO3, यहाँ पर देखिए चेक कर लेते हैं, HONO3 की बात हो रही है यहाँ पर, HONO3, तो ये हो गया आपका ऐसे करके। अब यहाँ पर कोई भी कंडीशन अगर आप नोट कर पा रहे हैं, ये ऑलरेडी जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 2 3 4 5, पांचों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब इस पर करेक्टर पार्शियल नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ पर लिक्विड अमोनिया नहीं, लिक्विड HNO3 आंसर हमारा राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में स्क्वायर प्लेनर शेप होती है, बिल्कुल परफेक्ट है, स्क्वायर प्लेनर शेप ही DsP2 में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, पैरामैग्नेटिक इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है, तो आप जानिए
कि अगर हम लोग O2 को देखते हैं तो O2 हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। O2 हमारा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 16 इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं तो लास्ट में सिग्मा 2p Z2 और पाई 2p x1 और पाई 2p y1, यानी कि अगर यहाँ नेगेटिव 1 लगा है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अब हमारा पेयर्ड हो जाएगा, तब भी 1 अनपेयर्ड हमारा बचेगा। तो ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल अभी भी रहेगा। यहाँ पर भी आपका डाया आएगा, क्योंकि इसका आपका 3 आता है और 3 जब भी आएगा तो ये नाइट्रोजन को फॉलो करेगा, ये भी 3 आएगा नाइट्रोजन को फॉलो करेगा, ये भी 3, तो पैरामैग्नेटिक हमारा यही होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, देखिए CO में जो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगाओगे तो यहाँ पर आप जानिए कि 1 2 3 2 पाई एक सिग्मा बॉन्ड है, और यानी टोटल यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन की नोटिफिकेशन करी जाएगी तो फिर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर डिस्टर्ब रहेगी और उससे आप ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर देख पाएंगे। तो जो बॉन्डिंग होती है वो यहाँ ट्रिपल बॉन्डिंग की कंसीडर की जाती है। तो CO का बॉन्ड जो ऑर्डर है बॉन्ड इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ है सबसे कम आ जाएगी। अगर हम लोग CO3 में देखते हैं तो यहाँ पर आप CO3 डाई नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर आप O ऐसे भी बना सकते हो। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू। अब CO2 में देखें तो 100% डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं, ये कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इस चीज को समझ पाएंगे कि इसके अंदर अगर हम CO को नोट भी करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर ये बॉन्ड तो शेयरिंग में चले जाते हैं और ये डोनेशन में चला जाता है। ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसका लोन पेयर जो होता है वो इसकी तरफ डोनेशन में जाता है, तो इसका मतलब वो भी सिग्मा जैसा ही करेक्टर रखता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन sp हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन पैदा करता है, तो ये भी जान लिए। तो यही आंसर हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ये आंसर हम देखेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ CO की सबसे कम होती, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। चेक आप कर लीजिएगा एक बार इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर बेंजीन में CC बॉन्ड लेंथ 1.39 होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा? सिंगल बॉन्ड का करेक्टर रखती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्डिंग होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इतना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और ये कार्बन ये बेंजीन में हो गया। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप हटा दीजिए, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर हो गया। अब आपके सामने आ गया 1.08 और 1.46 ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप इसे नोट कर पा रहे हैं तो नोट करके बताइएगा कि इसका ऑप्शन 51 वाले क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 51 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन आप दीजिएगा, यानी कि इसके ऑप्शन में आपको जवाब देना पड़ेगा कि इन दोनों में से आंसर कौन सा है। तो जरूर इसको जवाब दे करके बताइएगा 1.54 इन्होंने सही लिखा है या फिर गलत लिखा हुआ है, इसका जवाब आप दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, HCl मॉलिक्यूल हैज द डाइपोल मोमेंट, यानी कि ये आपकी वैल्यू दे रखी है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। कैलकुलेटेड वैल्यू हम लोग देखते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और एंगस्ट्रॉम को बदल लीजिए 10⁻⁻10, तो ये हो गया आपका 10⁻20 हो गया। ठीक है, यहाँ 20 कर दीजिए और 20 और इसकी वैल्यू हो जाती है फिर डिवाइड में, तो ये कैंसिल आउट कर दिए तो 600 आपको ये हो गया, सॉरी ये ऊपर आएगी वैल्यू, ये नीचे आएगी, इसको उल्टा लिखा गया है। तो यानी कि ये वैल्यू अब आपकी आ जाएगी 1.03 डिवाइडेड बाई 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 6 पॉइंट समथिंग आ रही, डिवाइड करिएगा तो ये जो आंसर आएगा वो लगभग 16.83 के आसपास आता है। कैलकुलेटेड है, चेक कर लीजिएगा। इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100 जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो पहले आप ऑब्जर्व फार्मूला लिख लीजिएगा, म्यू इज इक्वल टू ऊपर आएगा आपका ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, नीचे कैलकुलेटेड आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 आप कर दीजिएगा तो डाइपोल मोमेंट का ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।
केमिकल बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान से कर लीजिएगा। परसेंटेज जो निकालनी रहती है, परसेंटेज डाइपोल मोमेंट इसे बोलते हैं, वो भी आसानी से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके दिखाइएगा। P4O10 मॉलिक्यूल, मैंने आपको कई बार बताया है, OP लिखिएगा, फिर OP लिखिएगा, फिर यहाँ पर PO और यहाँ पर भी PO, यहाँ पर भी आपका PO लिखिएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको 10 है तो ये तो आप यहाँ पर बॉन्डिंग दीजिए, यहाँ पर बॉन्डिंग दीजिए, यहाँ पर बॉन्डिंग दीजिए, तो इसका मतलब टोटल हमारे पास 3 और 3 6 हो गए, जबकि अभी 4 हमारे जो P है वो बाकी है, तो एक P हमें जोड़ना पड़ेगा इसके बीच में, P यहाँ जोड़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। P इस तरीके से P4 हो जाएंगे हमारे पास में, तो एक O ऐसे जोड़िएगा, ये हो गया, तो POP हर जगह हो जा रहा है, तो 3 और 3 6 आपके 7 हो गए। अब इसको आपको जोड़ना है इस तरीके से, इस P को भी जोड़ना है और इस P को भी जोड़ना पड़ेगा, तो आप ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर भी आप एक POP ऐसे जोड़ दीजिएगा, तो ये आपके 1 2 3 1 2 3 ये हो गए, 3 3 3 6 हो गए, 7 8 हो गए, ठीक है। और P आपके 4 ऑलरेडी हो ही चुके हैं। अब यहाँ पर बचा है आपका P4 हो गया, O10 करने हैं, पूरे O10 होने हैं इसके अंदर। तो अब एक स्ट्रक्चर O10 P बचा है, कोई ये वाला P बचा है, ये P ऑलरेडी O से जुड़ा है, ये P ऑलरेडी O से जुड़ा है, तो हो गया 1 2 3 और आपका 4 5 6 7 8 8 हो गए, यानी कि 2 ऑक्सीजन की बॉन्डिंग यहीं पर होनी है। तो 2 ऑक्सीजन की बॉन्डिंग आप करेंगे इनके साथ में, यानी कि इस वाले P से कर दीजिए चाहे, और चाहे इस वाले P से कर दीजिए, दोनों में से किसी से दोनों ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। तो जो शेप बननी चाहिए वो आपकी ट्राइगोनल, एक मॉलिक्यूल की अगर आप नोट कर पा रहे हो, ये वाला एक मॉलिक्यूल का एक हिस्सा आप उठा ले रहे हो, तो स्ट्रक्चर आपका ट्राइगोनल पाई पिरामिडल, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल नहीं आएंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की शेप इसकी मानी जाती है P4O10 मॉलिक्यूल की। देखिए ऑक्टाहेड्रल हम इसे नहीं कह सकते, ऑक्टाहेड्रल में शेप ये बनती है, ऑक्टाहेड्रल में शेप ये बनती है, लेकिन अगर एक हिस्सा नोट करोगे तो एक ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बन जाता है। फिलहाल इसकी एक बार शेप को हम लोग कंफर्म भी कर लेते हैं कि इसकी P4O10 की शेप जो है वो कैसी है। तो इसके स्ट्रक्चर को एक बार कंफर्म कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो बॉन्डिंग है, ये इसमें जो शेप बननी चाहिए वो हर मॉलिक्यूल की कैसी बननी चाहिए, पहले उसे देखते हैं, फिर हम लोग इसके ऑप्शन को परफेक्ट करते हैं। तो 44 वाले में पहले तो आप POP सब जगह POP बना लीजिए आप, PO, फिर यहाँ पर भी P, फिर यहाँ पर भी P, इस तरीके से आप कंसिडरेशन करिए। एक जो बॉन्डिंग है वो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो POP बॉन्ड आपने बनाया हुआ है, इसमें खास बात यह है कि इसके पास जो O है उनसे आप एक एक P है जो उनसे एक एक O जोड़ दीजिए। तो ये वाले आप O जोड़ दीजिए, ये वाले आप O जोड़ दीजिए, इस तरीके से आप O इसमें सेट कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ एक सिचुएशन ये पैदा होगी कि जो POP बॉन्ड चला हुआ है इसके अंदर, वो हेक्सागन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जो ये वाला P है, इस वाले P से फिर ये वाला एक O जुड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग एक O जोड़ लेते हैं, फिर इससे एक हम लोग P जोड़ लेते हैं, फिर इससे हम लोग एक O फिर जोड़ेंगे, और इस वाले P से हम इसे कनेक्ट कर देंगे। ये चीज यहाँ से भी आप बना सकते हो, और यहाँ पर आप ऐसे भी बना दीजिए। तो अब एक कंडीशन ये हो गई, और दूसरी कंडीशन ये कि एक अंदर वाले जो P हैं वो भी आपस में कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो यानी कि ये वाला P हम लोग एक ऑक्सीजन से इससे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अब आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, यानी एक अभी हमारा जो ऑक्सीजन P है वो कनेक्टेड आपस में नहीं है। तो इसका मतलब है एक P हमारा और कनेक्शन करना पड़ेगा इसके बीच में, तो इसको भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसका P इससे कनेक्ट है, इसका O कनेक्ट हो गया, यानी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हो गए, P4O10 का स्ट्रक्चर बन गया। इसको एक्चुअल अगर देखा जाए तो एक PO4 की यूनिट को आप चेक करिए, एक PO4 की यूनिट को चेक करिए तो टेट्राहेड्रन आपको दिखेगा। एक देखो यहाँ पर अगर आप चेक करो 1 2 3 4, ऐसे ही आप कहीं भी चेक 1 2 3 4, ये 4 ही आएगा 1 2 3 4। तो ओवरऑल इसको हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मानते हैं, ना कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको भी आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
किस हाइड्रोजन में बंध की दूरी सबसे कम होगी, तो एसिटाइलिन में बंध की दूरी सबसे कम मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाता है। ठीक है, इसी के बाद हम और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, तो नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर आपके सामने ये आ गया और इसमें होते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स कर लीजिएगा। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये हमने इतने क्वेश्चंस थे, जो जितने क्वेश्चन PYQ के थे, जिसमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये P4 और 10 वाले को एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर PO4 का टेट्राहेड्रल केज माना जाता है, PO4 का टेट्राहेड्रल केज माना जाता है। फिलहाल अगर आप इसे देखना चाहें कलर्ड फॉर्म में, अगर देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कलर्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर बेहतर बन सकता है। देखिए सबसे पहले आप रेड कलर का एक डॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पहले आप ये रेड येलो दो चलाइएगा, तो पहले आप ऐसा करिए, यहाँ पर येलो ले लीजिए। देखिए आपको समझाता हूँ, आपको डार्कनेस से दिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर किस तरीके का संभव हो सकता है इसका। जी जी, देखो सबसे पहले आप ये इस तरीके से डार्कनेस लाई चली, ग्रीन ब्लू लेते हैं, तो ये आपने एक ले लिया। उसके बाद आप इससे 3 रेड जोड़ दीजिए, 3 रेड मतलब एक ये जोड़िए, एक स्ट्रक्चर आप ये जोड़िए, एक स्ट्रक्चर आप ये जोड़िए। इस तरीके से आप रेड बना दीजिए। बॉन्डिंग ऐसा करते हैं, बॉन्डिंग बनाएंगे हम लोग ब्लैक से, तो पहले हम लोग ब्लैक से बॉन्डिंग भी करते चले। ये बॉन्डिंग हो गई, ये कंडीशन हो गई। और एक रेड आप यहाँ पर भी बना लीजिए इस तरीके से, तो एक टेट्राहेड्रन आपको ये दिखेगा। देखो टेट्राहेड्रन दिख रहा है, ठीक है, एक टेट्राहेड्रन। अब यहीं से दूसरा टेट्राहेड्रन भी हम लोग जोड़ेंगे, तो रेड से येलो जुड़े, रेड से या बार येलो या जो भी कलर लिया है आपने, यहाँ पर आप ये ले लीजिए। अब यहाँ पर 3 फिर आपको जोड़ना पड़ेंगे, 1 2 और 3। तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप ये भी देख सकते हो कि आप यहाँ पर ब्लैक से कर देते हैं, तो ये ब्लैक आ जाओ बेटा, ये हो गया ब्लैक, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हमने ये कंडीशन यहाँ बना ली। अब इससे जो यहाँ पर एक कंडीशन आपको दिख रही है वो कैसे दिखेगी वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। अभी हमारे पास में 2 बचे हुए हैं, 2 बचे हुए, इनसे भी टेट्राहेड्रन हमें बनाने हैं। तो आप इनसे 2 से टेट्राहेड्रन कैसे बनाएंगे वो भी आप देख लीजिएगा। देखो सबसे पहले इस वाले से हम लोग ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से चलते हैं। यहाँ से हमें एक येलो या फिर आप ब्लू, जो भी कलर आपने चूज किया हो वो ले सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आपने रेड ले लेना है। अब इससे 4 रेड आपको दिखाने हैं, चारों रेड में ये वाला कॉमन उठा लेना पड़ेगा, तो हमारी समझ में आ जाएगा। तो देखो एक यही हो गया, और आपका ये एक ये हो गया, और इसके बाद एक आप 2 और बनाइए, 1 2, ठीक है, 2 ये बन गए। और एक आपको ऐसे बनाना है कि इससे कनेक्ट हो जाए, तो एक आप यहाँ पर बना सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर ये वाला उठा लो, ये वाला इसमें कनेक्ट कर दो तो सही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम चाहें तो इसको ऐसे ले लें, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे ले लें। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। अब हमारे पास एक अभी बचा है ये वाला, और इसको जोड़ने के लिए एक बॉन्ड हम नीचे ले आते हैं, और नीचे लाने के बाद यहाँ पर आप येलो पहले बनाइए या ग्रीन बनाइए, जो भी आपको दिखे। ग्रीन बना सकते हो, येलो बना सकते हो। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ देखो ध्यान से, ये एक इससे कनेक्ट कर दो, एक तो ये फ्री करो इस तरीके से, और इसके बाद आप इनको कनेक्ट कर दो ऐसे करके। तो ये स्ट्रक्चर आपका वही आएगा जो अभी आपको बताएगा। तो सिंपल सी वे में आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो ये चेक कर लीजिए, एक टेट्राहेड्रन आपको ये दिखेगा, एक टेट्राहेड्रन आपको ये दिखेगा, एक टेट्राहेड्रन आपको नीचे से दिखेगा, एक इधर से दिखेगा, तो टोटल आपको टेट्राहेड्रन दिख जाएंगे। तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, करिएगा इसको। बाकी मैंने क्वेश्चंस करा ही दिए हैं, प्रैक्टिस करिए अच्छे ढंग से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी थोड़े से लगा। थैंक यू।